प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जिस किसी भी समय आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस केमॉर्जिन चैनल पर आप लोगों के लिए जो आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, इन 3 चैप्टर्स के वीडियोज़ को अपलोड कर दिया गया है। होपफुली आप उन सब वीडियोस से काफ़ी फ़ायदा उठाए होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से जुटे होंगे। आज से नया चैप्टर, जिसको कि हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, इसको मैं बैकबोन ऑफ द केमिस्ट्री बोलता हूँ। उसका कारण ये है कि चाहे ऑर्गेनिक की कोई प्रॉब्लम हो या इनऑर्गेनिक की कोई प्रॉब्लम हो, उसका सल्यूशन बगैर केमिकल बॉन्डिंग के फंडे के निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। अब कौन कौन से बॉन्ड नेचर में हैं, पहले एक उसका ओवरव्यू ले लिया जाए। तो अगर हम बॉन्ड्स को देखने जाएं तो कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं केमिकली, तो हमें मुख्य रूप से 2 तरह के बॉन्ड्स हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे पहला है हमारा इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स। इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स की खास बात यह होती है कि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी बीई मीन्स बॉन्ड एनर्जी, इन इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, ये समवेयर 200 से 400 किलो जूल पर मोल रहती है। कितनी रहती है? 200 से 400 किलो जूल पर मोल रहती है। वहीं इंटर एटॉमिक बॉन्ड में अब 200 से 400 किलो जूल पर मोल, ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का अमाउंट है। यानी इतनी एनर्जी अगर इस बॉन्ड के ऊपर आप लगा दें, इंटर एटॉमिक बॉन्ड के ऊपर, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। यानी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। इन इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स के अंदर आप स्टडी करेंगे सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में, फिर दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में, फिर तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के बारे में, और चौथा आपका मेटैलिक बॉन्ड्स के बारे में। तो ये 4 तरह के बॉन्ड्स हैं जिनको हम इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स में डिस्कस करते हैं। दूसरी तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं हमारे, उनको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं इनको? इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। ये जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं, इनका जो बॉन्ड एनर्जी है, इनका बॉन्ड एनर्जी आपका 2 से लेके 40 किलो जूल पर मोल रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है और उसको आप 2 से 40 किलो जूल, 2 किलो जूल से लेकर 40 किलो जूल पर मोल तक की एनर्जी को दे दें उस बॉन्ड को, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड आपका पूरा टूट जाएगा। तो यहीं से आप कंपैरिजन कर लीजिए कि एक तरफ बॉन्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 40 किलो जूल पर मोल चाहिए और दूसरी तरफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको
कम से कम 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए, इसलिए ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स ज़्यादा मजबूत होते हैं, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। वहीं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स में बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू बहुत कम चाहिए, इसलिए ये आसानी से टूट जाते हैं और ये हमारे कमज़ोर बॉन्ड्स होते हैं। अब ये इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स में हमारा जो एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल्स में जैसे पहला हमारा है वान डर वाल्स फोर्स। वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये टोटल 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स। ये आगे इसी चैप्टर में एक नया सेपरेट टॉपिक बनेगा वान डर वाल्स फोर्स, वहाँ पे इन सब टाइप्स का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और दूसरा है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। इस पर भी इसी चैप्टर में सेपरेट एक पूरा वीडियो बनेगा, इन सारे बॉन्ड्स पर अलग अलग, वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अब इसी समय हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो केमिकल बॉन्डिंग है ये बेसिकली होती क्यों है, यानी कि काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब देखिए, कोई 2 एटम सपोज यूनिवर्स में अपना घूम टहल रहे हैं, ए और बी। जब ये एक दूसरे से बहुत दूर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये इतनी पास आ जाएंगे कि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा, तो आप फिजिक्स का एक नियम हमेशा ध्यान रखिए, व्हेन देयर इज अट्रैक्शन देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। व्हेन देयर इज अट्रैक्शन देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। अब ये ए और बी के बीच जब डिस्टेंस बहुत कम हुई और इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगना शुरू हुआ, तो इस पूरे सिस्टम को एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी, यानी इस पूरे सिस्टम से एनर्जी का लॉस होगा। और जब सिस्टम से एनर्जी का लॉस होगा तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, और जब सिस्टम की एनर्जी कम होती है तो सिस्टम स्टेबल होता है। यानी आप गांठ बांध लीजिए, अट्रैक्शन फोर्स implies loss of एनर्जी, और लॉस ऑफ एनर्जी का सीधा सा मतलब है स्टेबिलिटी इंक्रीज। यानी अगर 2 एटम्स के बीच में किसी भी तरह का अट्रैक्शन फोर्स लगे, चाहे वो आयनिक अट्रैक्शन फोर्स लगे, चाहे कोवेलेंट अट्रैक्शन फोर्स लगे, या वान डर वाल्स फोर्स लगे, कोई भी लगे, तो उस सिस्टम से एनर्जी का लॉस होगा, जिसकी वजह से उस सिस्टम की स्टेबिलिटी में एनहेंसमेंट होगा, कुछ बढ़ जाएगी स्टेबिलिटी। और केमिस्ट्री में अब आप समझ ही गए हैं कि सारा लफड़ा और झगड़ा जो है वो स्टेबिलिटी का है। इसी चीज़ को एक ग्राफ के जरिए भी दिखाया जाता है कि केमिकल बॉन्डिंग के जरिए सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देता है। इस ग्राफ को समझ लीजिए, सपोज ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस में ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक, वाई एक्सिस पे हम पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करते हैं, और एक्स एक्सिस पर हम डिस्टेंस को प्लॉट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी। अब होता क्या है, जब यहाँ से ये ग्राफ को आप लेना शुरू कीजिए, सपोज ये एक मिडिल पॉइंट है कोई, अब इस जगह पर, यहाँ इस जगह पर डिस्टेंस जो है r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ डिस्टेंस देखिए मैक्सिमम है इस पॉइंट पर,
और जब डिस्टेंस मैक्सिमम है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो जाएगी 0। और इस पॉइंट पर देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पर मान लिया हमारी डिस्टेंस कितनी है, r0 है मान लिया। इस पॉइंट पर पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है हमारी, मिनिमम है। यानी ये एटम्स जब इतनी डिस्टेंस पर आ जाएंगे तो उनका पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का सबसे मिनिमम होने वाला है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी जिस डिस्टेंस पर मिनिमम होगी उसी डिस्टेंस पर आने की कोशिश एटम्स करते हैं। तो ये आपका इस तरह से कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग सिंगल लाइनर आप याद कर लीजिए कि एटम्स इतनी दूर आ जाते हैं कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है। अट्रैक्शन फोर्स लगने की वजह से सिस्टम को एनर्जी लूज़ करनी पड़ती है, और एनर्जी लूज़ होती है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, अब इन सभी बॉन्ड्स को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, और इस टर्न में आज हम पहले बॉन्ड को लेते हैं। सबसे पहला बॉन्ड हमारा है आयनिक बॉन्ड। तो चलिए शुरू किया जाए। आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड्स। तो देखिए आयोनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ ये हमारा सोडियम एटम है। इस सोडियम एटम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, 11। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखें तो ये आएगा हमारा 1s2 2s2 और 2p6 और ये 3s1। और कॉमन साल्ट आप अपने घरों में देखते हैं जिसका फार्मूला है NaCl। तो Na के साथ Cl को जोड़ते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ठीक, अब इसमें से देखिए ये जो सोडियम एटम है ये मेटल है, और क्लोरीन कैसा है, नॉन मेटल है। सोडियम एटम मेटल है, यानी इसके अंदर टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दे, कम्प्लीटली डोनेट कर दे, कंप्लीट लॉस। क्योंकि जब सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका ये जो 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन है ये चला गया। सपोज़ हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि ये सोडियम का न्यूट्रल एटम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस पूरी प्रोसेस को आप देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है सोडियम ने, यानी ये बाहर का 3s1 का इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और जब ये 3s1 का इलेक्ट्रॉन चला गया तो मैं इसको छुपा देता हूँ। अब जरा कन्फिग्रेशन देखिए क्या बन गया है, 2s2 2p6 जो कि 6 2 8 यानी ऑक्टेट कंप्लीट होने का कन्फिग्रेशन है। तो 10th में आप लोगों ने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा कि हर एटम में टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखे। तो जब ये सोडियम एटम अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है, डोनेट कर देता है, तो उसका आउटर मोस्ट का कन्फिग्रेशन आ जाता है 2s2 2p6 जो कि एक स्टेबल कन्फिग्रेशन है। इस वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। बात समझ में आई। अब इसी तरह से अगर हम क्लोरीन को देखें तो ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s2 3p5 यानी 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अभी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो होगा क्या, सोडियम एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है और उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब ये जब Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया तो अब देखिए 3s2 3p5 था। अब जो बाहर से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन ने लिया है ये आपका कहाँ पहुँचेगा, इसी 3p5 में।
तो 3p5 का कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3p6। तो पूरा कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट सेल का हो जाएगा 3:3p6, जो कि एक स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा, नोबल गैस का कन्फिग्रेशन होगा, ऑक्टेट का कंप्लीशन होगा, यानी ये भी स्टेबल कन्फिग्रेशन अटेन करेगा और ये भी स्टेबल कन्फिग्रेशन को अटेन करेगा। खैर, इस पूरी कवायद के बाद अब सोडियम एटम कन्वर्ट हो गया सोडियम कैटायन में और क्लोरीन एटम कन्वर्ट हो गया क्लोरीन एनायन में। अब आप जानते हैं कि नेचर में अपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच ये रेड कलर का हमने बनाया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। और ये जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा तो इस पूरे सिस्टम को एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा, और एनर्जी का लॉस करेगा ये सिस्टम तो ये सिस्टम स्टेबल हो जाएगा और इस तरह से NaCl का एक मॉलिक्यूल आपके पास आ जाएगा। तो ये जो इनके बीच में अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात समझ में आई इतनी? NaCl के एग्जाम्पल से क्लियर हुआ। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको होमवर्क में एक दूसरा मॉलिक्यूल दे रहा हूँ जो बिल्कुल इसी तरह का होगा। आप KCl को बनाने की कोशिश कीजिए, आप MgCl2 को बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप खुद ही बनाने की कोशिश करिए तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी होगी। चलिए मूव करते हैं। इसी में एक और टर्म को डिस्कस करना है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो अभी हम लोग आयनिक बॉन्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। आयनिक बॉन्ड्स में हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए कि पहला, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एटम टू नॉन मेटल। देखिए, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को लिया। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। दूसरा, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तीसरा, ये जो बॉन्ड होता है ये पूरी तरह से नॉन डायरेक्शनल होता है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि ये बॉन्ड, ये जो आयनिक बॉन्ड है या जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड पूरी तरह से नॉन डायरेक्शनल होता है। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव के बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है और इसी वजह से ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आपको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टर्म को डिस्कस करते हैं जो कि हमारा है इलेक्ट्रोवैलेंसी। देखिए, आयनिक बॉन्ड के बनने की प्रोसेस में मेटल एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करता है या नॉन मेटल एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है उसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। यानी हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड or lost during the formation of electrovalent bond is इलेक्ट्रोवैलेंसी। कहने का मतलब ये है कि NaCl बनने के दौरान आपका सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना है? 1,
क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना है 1। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्लोरीन चूंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl- में कन्वर्ट हो रहा है तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंसी हम -1 बोलें। नहीं, ये गलत होगा। इस इलेक्ट्रोवैलेंसी की वैल्यू चाहे मेटल की हो चाहे नॉन मेटल की हो, हमेशा कैसे लेनी है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये IUPAC का गाइडलाइन है, इसको एज इट इज फॉलो करना है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है ये आपने समझ लिया, उसके पीछे का कारण आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा वो कंडीशंस पर आते हैं, वो कौन सी फेवरेबल कंडीशंस होंगी जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशंस। वो कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस होंगी जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। देखिए, पहला कंडीशन आप समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 1, जो मेटल एटम है आपका, उसको एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना है, डोनेट करना है और कन्वर्ट होना है M पॉजिटिव में। ठीक, तो ये पूरी प्रोसेस गैसियस फेज में होगी। अब चूंकि मेटल एटम है उसको इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा इसको न्यूक्लियस ने जकड़ के रखा होगा। अब जब न्यूक्लियस ने जकड़ के रखा होगा, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूट्रल एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो अट्रैक्शन फोर्स लगा के रखेगा, आराम से जाने नहीं देगा। यानी आपको ज़बरदस्ती ताकत लगा के, एनर्जी लगा के इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। यही एनर्जी आपकी क्या कहलाती है, यहाँ पर इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी बाहर से आपको एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बॉस, इसी को तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहे थे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सब चैप्टर ऐसे हैं जो आपका फाउंडेशन तैयार करते हैं। अब देखिए, पढ़ रहे हैं आप केमिकल बॉन्डिंग हैं, और यहाँ पर बात आ गई, शुरू हो गई अब आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर को अभी मत पढ़िए। पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सारे वीडियोस अच्छे से समझिए, देखिए, अपने नोट्स बनाइए। उसके बाद पीरियोडिक टेबल के वीडियोस को प्लेलिस्ट के हिसाब से सीक्वेंस में आप देखिए और अपने नोट्स बनाइए, तब फिर इसको समझने की इस चैप्टर पे आइए। अदरवाइज़ ये चैप्टर आपको 30 से 40% समझ में ही नहीं आएगा। तो इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, उसी को आप आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। अब बाहर से आपको एनर्जी देनी है, यहाँ पर इस प्रोसेस में एनर्जी की सप्लाई करनी है, तो एनर्जी की सप्लाई ज़्यादा करना आपके लिए अच्छा रहेगा या एनर्जी की सप्लाई थोड़ा सा कम करनी पड़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जाहिर सी बात है, कम एनर्जी की सप्लाई आपके लिए अच्छी रहेगी। यानी IE ऑफ मेटल शुड बी लो। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब जरा आ जाइए दूसरी तरफ, नॉन मेटल का केस ले लेते हैं, क्योंकि एक ये आयनिक बॉन्ड किनके बीच बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच। तो नॉन मेटल के केस में नॉन मेटल क्या कर रहा है, देखिए ऊपर क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहा है। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और काहे में कन्वर्ट हो जाएगा आपके, ये कन्वर्ट हो जाएगा M- में, है। और इस प्रोसेस में क्या होगा जरा सोच के बताइए। मैंने बताया था आपको पीरियोडिक टेबल में ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि जब कोई न्यूट्रल एटम बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उनके बीच में आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जहाँ कहीं अट्रैक्शन फोर्स होगा वहाँ क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो नॉन मेटल और इस इलेक्ट्रॉन के बीच जो बाहर से आ रहा है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी।
अब एनर्जी रिलीज होगी, इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं इस एनर्जी को? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो एनर्जी आपको मिल रही है, तो फ्री में आपको एनर्जी मिल रही है, तो कम एनर्जी पसंद करेंगे कि ज़्यादा एनर्जी पसंद करेंगे? तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो तो उतना अच्छा है। तो इसलिए क्या होना चाहिए? नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। EA ऑफ नॉन मेटल कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। वहीं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ तक क्लैरिटी है आपको? हो गया? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें भी आपको सुविधा हो वो काम कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट जो फेवरेबल कंडीशन है हमारी इसमें आयनिक बॉन्ड में, वो आपने देखा इस पूरी प्रोसेस में आपका क्या होता है, ये M पॉजिटिव आयन बन चुका हमारा और इसके साथ ये Cl नेगेटिव आयन, और इन दोनों आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू करता है। यानी M और Cl और इनके बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। और चूँकि अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, यानी यहाँ पर इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। देखिए, एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, व्हेन देयर इज अट्रैक्शन देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। इस एक पॉइंट से केमिस्ट्री में आपकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस बनने वाली हैं। व्हेन देयर इज अट्रैक्शन देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। तो चूंकि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हुआ है इन दो आयंस के बीच में, तो इस वजह से यहाँ ये एनर्जी रिलीज होगी। और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इसी एनर्जी को हम नाम दे देते हैं क्या? लैटिस एनर्जी। होगा क्या? ये अपोजिटली चार्ज्ड आयंस लैटिस की स्ट्रक्चर में चले जाएंगे। आयनिक सॉलिड्स या आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो सॉलिड्स बनते हैं, लैटिस बनते हैं। वो लैटिस इस अट्रैक्शन फोर्स और इस रिलीज्ड एनर्जी की वजह से बनते हैं। यानी ये पूरा सिस्टम इतनी एनर्जी का लॉस कर चुका है। तो अगर आपको लैटिस को या सॉलिड को तोड़ना है तो इतनी ही एनर्जी आप वापस इसको दे दीजिए, तो ये अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा और आयंस अलग अलग हो जाएंगे। तो लैटिस एनर्जी भी एनर्जी रिलीज हो रही है, आपको मिल रही है, तो ये कैसी होनी चाहिए? ये भी हमारी कैसी होनी चाहिए? ये हमारी होनी चाहिए मैक्सिमम। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब यहीं पर थोड़ा सा दो क्वेश्चन लेते हैं जो पहले आ चुके हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। आपके पास ये कंपाउंड दिए हुए हैं NaF, NaCl, तीसरा है NaBr और चौथा है NaI। इनको आयनिक कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करना। किसके कैरेक्टर में अरेंज करना? आयनिक कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करना। तो अब देखिए, इन सारे कंपाउंड्स में हमारा मेटल एटम तो सेम है, यानी हमारी बात उससे बनने वाली नहीं है। हमें फोकस करने का उस पार्ट पर जो डिफरेंट है। तो डिफरेंट है इसमें सब में हाइड्रोजन, इसमें फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है और इसमें आयोडीन है। अब नॉन मेटल के केस में आयनिक बॉन्ड के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। यानी जिस नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगा इन कंपाउंड्स में, उसका आयनिक कैरेक्टर या आयनिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। और हैलोजेंस के केस में मैंने पीरियोडिक टेबल में भी आपको बताया था, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है और उस
हाइड्रोजन ग्रुप में यानी ग्रुप 17 में हम ऊपर से नीचे जब आते हैं ऐसे ग्रुप में ऊपर से नीचे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू गिरने लगती है। यानी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। तो इस हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन और ग्रेटर देन आयोडीन। तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर इन कंपाउंड्स में भी इसी को फॉलो करेगा, यानी NaF का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, फिर NaCl, फिर NaBr और फिर Na। तो देखिए फंडे अगर आपके क्लियर हैं तो कैसे आप सवालों को आराम से टैकल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसी में आपसे पूछा जाए ये LiCl, NaCl, KCl और RbCl, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आपको सॉल्व करना है और कमेंट में कमेंट करना है और बताना है इसका आंसर। ठीक, तो इस तरह से आपने आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं उसके बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए आयनिक बॉन्ड बनने के बाद जो कंपाउंड बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स में सबसे पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, चूँकि ये जो आयनिक कंपाउंड बनता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है, जो नेचर का सबसे स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स है। यानी कि आयन आपस में बहुत क्लोज होते हैं, उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। यानी ये किस स्टेज में पाए जाएंगे, सॉलिड। आयनिक कंपाउंड्स किस स्टेज में पाए जाते हैं, सॉलिड्स में। अब जब सॉलिड स्टेट में है और आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट या आपका बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत हाई होंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट इनका कंडक्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। जो कंडक्टिविटी होती है इनकी, कंडक्टिविटी आप देखिए अगर सॉलिड स्टेट में देखें तो सॉलिड स्टेट में आयन एक दूसरे के साथ क्लोज पैक स्ट्रक्चर में रहते हैं। यानी कोई भी आयन अपनी जगह से ना हिल सकता है ना डुल सकता है। यानी सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर रहेंगे। वहीं अगर बात हम करें मॉल्टेन स्टेट की या आपका एक्वस सॉल्यूशन की, तो मॉल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और जब आयंस अलग हो जाते हैं तो फ्रीली मूव करते हैं, और जब आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं तो कंडक्टिविटी आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी ये गुड कंडक्टर्स हो जाएंगे। ठीक। अब फोर्थ पॉइंट, अब देखिए जो आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड है वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। आयोनिक बॉन्ड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। अब जब नॉन डायरेक्शनल होता है तो इसका मतलब इनमें किसी तरह का आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, यानी नो आइसोमेरिज्म। ठीक, किसी तरह की आइसोमेरिज्म इनमें नहीं हो सकती है। ठीक। अब एक फिनोमिना इनमें होती है जिसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। चौथा प्रॉपर्टी इसका समझिए, आइसोमेरिज्म तो नहीं होता लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स में आइसोमॉर्फिज्म होता। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब आप समझिए क्या होता है। पहला शर्त इसका है सिमिलर
फार्मूला, यानी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा। सिमिलर फार्मूला, और दूसरा चीज सिमिलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, और सिमिलर फार्मूला, सिमिलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, नियरली सेम साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, सेम साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये सारी शर्तें, जैसे आपका सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन है, तो ये आपका जैसे NaF एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, MgO है, उसमें ये चीज़ पाई जाती है। और सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कैसे, जैसे हमने ऊपर दो एग्जाम्पल लिए हैं NaF में आप जरा Na पॉजिटिव और F नेगेटिव होगा। Na पॉजिटिव का कन्फिग्रेशन आप देखेंगे तो ये भी 2,8 आएगा, और F माइनस का देखेंगे तो ये भी 2,8 आएगा। इसी तरह से अगर MgO को देखें तो Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, तो Mg2 पॉजिटिव का भी कन्फिग्रेशन 2,8 और ऑक्सीजन का भी आपका 2,8 आएगा। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म इनमें आयनिक कंपाउंड्स में पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमको डिस्कस करनी है इन आयनिक कंपाउंड्स की या आयनिक बॉन्ड की, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी में देखिए, ये जो होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, देखिए सपोज A पॉजिटिव और ये B निगेटिव है, ये अपोजिटली चार्ज आयंस है जो एक दूसरे से बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में है। ऐसी अरेंजमेंट को हम फिजिक्स में डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल है यानी कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। आयनिक बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड है। तो जब पोलर बॉन्ड है इसका मतलब ये पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होगा। इसके लिए नियम याद रखिए, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इससे आप लोग इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो जो पोलर सॉल्वेंट होंगे उनमें आयनिक सॉलिड आराम से डिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन नॉन पोलर में किसी तरह से डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, अब पोलर सॉल्वेंट इसमें करते क्या हैं, पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देते हैं और जब वो वीक हो जाता है तो आयंस फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए और सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो होता क्या है, सपोज ये हमारा आयोनिक सॉलिड है, कोई भी AB मान लिया। ठीक, अब साथ में इसको अगर कहीं से लैटिस एनर्जी मिल जाए, यानी इन बॉन्ड्स को बनने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी सिस्टम से उतनी ही लैटिस एनर्जी इसको मिल जाए कहीं से, तो फिर क्या होगा, लैटिस एनर्जी अगर ये पा जाता है कहीं से तो ये A पॉजिटिव और B निगेटिव में अलग अलग होगा। ये एनर्जी इसको कौन देगा, ये एनर्जी देगा जो पोलर सॉल्वेंट आप मिक्स कर रहे हैं। उस पोलर सॉल्वेंट में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आपका वीक होने लगेगा। अब होगा क्या, ये जो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं, ये सपोज A पॉजिटिव आयन है, ये A पॉजिटिव आयन X मोल ऑफ सॉल्वेंट के साथ
रिएक्ट कर रहा है। तो अब ये एक कॉम्प्लेक्स बना देगा इस तरह का कुछ, ए सॉल्वेंट एक्स और इस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होगी। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसी को हम सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी को हम सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। इसी तरह से अगर एनायन है हमारा तो ये बी निगेटिव, इसका मान लीजिए वाई मोल ऑफ सॉल्वेंट से ये रिएक्शन करता है एनायन, तो ये भी पहले एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया आपका बी सॉल्वेंट वाई और साथ में निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम सॉल्वेशन एनर्जी। क्यों एनर्जी रिलीज हो रही है? क्योंकि इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना, तो इस वजह से ये एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये जो सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज हो रही है ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? ये जो कैटायन या एनायन दोनों के केस में एनर्जी रिलीज हुई जिसको हमने सॉल्वेशन एनर्जी बोला है, ये बात सॉल्वेशन एनर्जी आपकी इसका रिलेशन देख लेते हैं। सॉल्वेशन एनर्जी is directly proportional to inversely proportional to size of ion, यानी ये सॉल्वेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ आयन के। यानी किसी भी आयन का साइज, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, जितना छोटा होगा उतना ही अच्छे से सॉल्वेट होगा, क्योंकि सॉल्वेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रिलीज होगी। ठीक, तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड आपने होपफुली समझ लिया होगा। और जो होमवर्क में मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं उनको ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।